हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेयर एंड अप्रोच। दोस्तों, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल को देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमारी चर्चा मुख्य रूप से वर्धन वंश या पुष्य भौतिक वंश से थी। उसमें भी हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक को देखा था जिसका नाम हर्षवर्धन था, जिसने उत्तर भारत को गुप्तों के बाद राजनीतिक रूप से एकीकृत किया था। राजनीतिक रूप से उसको एकता के बंधन में पिरोया था और एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की थी। और हमने देखा था कि वो अपना जो विजय क्रम है वो दक्षिण की ओर भी बढ़ाया था, परंतु उसको एक शासक जो कि चालुक्य वंश का था, पुलकेशिन द्वितीय ने उसको नर्मदा नदी पे रोक दिया और वो बस उत्तर भारत तक ही सीमित हो गया। परंतु उसके मृत्यु के बाद कोई भी वैसा एकता के बंधन में पिरोने वाला शासक नहीं दिखता है हमें, और जो उत्तर भारत है वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है। इस दौरान जो दक्षिण भारत है वो उत्तर भारत की कंपेयर में ज्यादा शक्तिशाली होता है, वहां के राजा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उत्तर भारत की राजनीतिक में वो हस्तक्षेप करते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होगी उन्हीं दक्षिण भारत के राजवंशों की होगी, जो कि हर्षवर्धन के बाद दक्षिण भारत में शक्तिशाली बन के उभरे। तो चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के राजवंशों के लिए। तो सबसे पहला बात कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो उत्तर भारत का जो राजनीतिक एकता है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। उत्तर भारत में क्षेत्रीय बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हो गए, सब अपना अपना दावेदारी पेश करने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। कोई एक समग्र पूरे उत्तर भारत के लिए कोई एक शासन नहीं दिखता। तभी जो उस समय की जो सबसे समृद्ध राजधानी थी, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, उस पे भी कोई मजबूत पक्ष का नियंत्रण नहीं दिखता है। जैसे तैसे 100 वर्षों तक हर्षवर्धन के जो उत्तराधिकारी होंगे उन्होंने चलाया, परंतु कन्नौज पे जो एक मजबूत शासन की नींव सबसे पहले हर्षवर्धन के बाद जिन्होंने डाला उसका नाम यशोवर्मन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कन्नौज की मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों तक अंधकारमय समय रहा। उसके बाद कन्नौज पे एक आशा की दीप जलेगी, किसके नाम से? यशोवर्मन के नाम से। अब यहाँ पे यशोवर्मन के बारे में याद रखना है कि इन्हीं के दरबारी कवि जो थे वो भवभूति थे, और उनके पुस्तक का नाम पूछता है कि उनके पुस्तक का नाम बताइए, तो भवभूति के पुस्तक का नाम मालती माधव उत्तर रामचरित या महावीर चरित है। मालती माधव उत्तर रामचरित और क्या है? महावीर चरित है। तो यशोवर्मन अपने शासनकाल के दौरान कन्नौज को राजनीतिक रूप से फिर से जो है वो मजबूत बनाते हैं, और कन्नौज वैसे भी बहुत ज्यादा मजबूत था। क्यों मजबूत था इसको एक बार हम देखेंगे। तो इसी कन्नौज के लिए क्या होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। 3 क्षेत्रीय राजा इस कन्नौज के लिए अपना अपना दावेदारी पेश करेंगे और वो आपस में लड़ाई करेंगे। तो इनमें कौन कौन सा राजा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए होता है। अब किनके मध्य होगा? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये जो पाल वंश के राजा है, इन तीनों के मध्य कन्नौज के लिए लड़ाई होगा। तो अब कन्नौज के लिए लड़ाई क्यों होता है? कन्नौज इतना स्मृत, कन्नौज इतना सेंसिटिव, या कन्नौज के लिए इतना ज्यादा युद्ध करने के लिए ये शासक बेताब क्यों होते हैं? कन्नौज कौन सा क्षेत्र था उसको एक बार देखते हैं कि कन्नौज क्या था। ठीक है, तो यहां पे देखिए देखिए जो कन्नौज था ना, वो सबसे पहला बात कि गंगा और यमुना के दोआब में स्थित था। अब कोई भी क्षेत्र दो नदियों के संगम पे स्थित है, तो पहले तो वो जल से उसको दुर्गीकृत किया गया है, मतलब जल का बाउंड्री उसके और चारों ओर, तो वो अभेद हो गया एक तरीके से। वैसे उसको राजनीतिक जो है वो महत्वपूर्ण हो गया, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि कोई भी सैनिक, कोई भी सेना इन दोनों नदियों को पार करेगी तभी जाके वो कन्नौज को जो है वो विजित कर पाएगी। तो जो गंगा यमुना के दोआब में स्थित था कन्नौज, पहला बात। दूसरा बात, ऐसी अवधारणा बन गई थी हर्षवर्धन के समय कि कन्नौज जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रशंसा वाला क्षेत्र हो गया था, उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा थी। ऐसा माना जाता था कि जो भी कन्नौज पे अधिकार कर लेगा उसको पूरे उत्तर भारत का सम्राट माना जाएगा, उसको महाराजा धीराज कहा जाएगा। ठीक है, और तीसरा बात कन्नौज के लिए ये था कि यहाँ जो था ना, यहाँ पे सेना जो थे वो सैन्य रूप से मजबूत थे। ठीक है, ये सैन्य रूप से मजबूत जगह था, क्योंकि यहाँ से पूरे भारत पे
पूरे उत्तर भारत पे नियंत्रण किया जा सकता था, इसलिए जो कन्नौज है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी कन्नौज पे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तीन राज्य अपनी दावेदारी पेश करेंगे और इसके लिए उनके मध्य युद्ध होगा, जिस युद्ध को हम त्रिपक्षीय युद्ध या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है वो 4 चरणों में होगा। ठीक है, मुख्य रूप से किताब दिखाता है 3 चरण, लेकिन मैंने और स्पष्ट करके 4 चरण में इसको विभाजित किया है। ठीक है, तो देखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किनके मध्य होगा? गुर्जर प्रतिहार शासक जो गुजरात और सौराष्ट्र वाले एरिया में है, और राष्ट्रकूट शासक दक्षिण भारत। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया या फिर उत्तर भारत के लिए ये युद्ध के लिए गया। ठीक है, और जो ये पाल वंश के राजा थे, इन्हीं तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। किनके मध्य? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के मध्य कन्नौज पाल और राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो संघर्ष होगा वो उस चरण 1 में जो फर्स्ट फेज की लड़ाई है उसमें जो पाल वर्सेस प्रतिहार होगा, यानी पाल वर्सेस प्रतिहार, ये आमने सामने की लड़ाई होगी। तो इसमें पाल की साइड से कौन जाएंगे? धर्मपाल, और प्रतिहार के साइड से कौन जाएंगे? नागभट्ट द्वितीय जाएंगे, जिसमें किसकी हार होगी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल की हार होगी, और कन्नौज पे किसका अधिकार हो जाएगा? प्रतिहार का। तो प्रतिहार जो है वो कन्नौज पे अधिकार कर लिया पहले फेज की लड़ाई में। अब यहां से नीचे से कौन जाएगा? राष्ट्रकूट, किसको हराने के लिए? प्रतिहार को। ठीक है, तो जो है जो सेकंड फेज का लड़ाई होगा वो राष्ट्रकूट वर्सेस पाल और राष्ट्रकूट वर्सेस प्रतिहार होगा। राष्ट्रकूट वर्सेस पाल और राष्ट्रकूट वर्सेस प्रतिहार। तो राष्ट्रकूट का कौन सा राजा गया यहाँ से उठ के वहां पे लड़ाई करने के लिए, कन्नौज के लिए? तो राष्ट्रकूट का जो उस समय का राजा था वो था ध्रुव। उसका नाम क्या था? ध्रुव। अब वो ध्रुव जाके लड़ेगा पाल से और प्रतिहार से। तो पाल में उसकी लड़ाई किससे होगी? धर्मपाल से। तो ध्रुव ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद इसी चरण में एक और लड़ाई होगा, किसके साथ? प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय के साथ होगा, वत्सराज के साथ नहीं, नागभट्ट द्वितीय के साथ, नागभट्ट के साथ ये लड़ाई होगा। ठीक है, नागभट्ट के राजा ध्रुव जो है वो ध्रुव जो है वो प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित करेगा। ठीक है, जो प्रतिहार वंश के राजा है। अब यहाँ पे ध्रुव दक्षिण भारत का शासक उत्तर भारत में आके उत्तर भारत के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्यों को पराजित किया। तो पराजित करने के बाद वो अपने आप को उपाधि लेगा। ठीक है, उसने ना ये गंगा यमुना के जो गंगा यमुना का दोआब है उसको जीता था, तो वो जो है धारा वर्ष की उपाधि लेगा। जब ध्रुव ने जब पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया, तो ये जो है वो धारा वर्ष की उपाधि लेगा और गंगा और यमुना नदी के चित्रों की एक सिक्का जारी करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि इसने गंगा यमुना दोआब को पार किया था ना कन्नौज को लड़ने के लिए, तो ये धारा वर्ष यानी धारा को पार करके गया है। तो ध्रुव ने किसकी उपाधि ली? इसके बाद धारा वर्ष की उपाधि ली, और उसने कौन से सिक्कों को जारी किए? गंगा और यमुना नदी के चित्रों वाले सिक्कों को जारी किया। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण भारत का राजा था, इसका कन्नौज पे अधिकार हो गया, परंतु ये दक्षिण भारत का था, इसकी राजनीतिक जो पहुंच थी वो दक्षिण भारत में अच्छी थी, तो इसको ये जगह बाद में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ये लौट गया। तो ध्रुव जो है ना यहाँ से दक्षिण लौट गया, कन्नौज को खाली कर दिया। फिर से कन्नौज पे यही दोनों शासक आ जाएंगे, कौन? पाल और प्रतिहार। एक तीसरा चरण होता है गोविंद तृतीय के समय, जो मैक्सिमम किताब नहीं आपको बताते हैं। जो गोविंद तृतीय है, जो कि राष्ट्रकूट राजा है, वो फिर से चाहेगा कि हम कन्नौज पे आक्रमण करें, जिसको ध्रुव ने खाली कर दिया था। तो वो फिर जाता है लड़ने किससे? पाल और प्रतिहार से। कौन जाता है? गोविंद तृतीय, और उनको वो हरा देता है। ठीक है, वो फिर से धर्मपाल को हरा देगा और नागभट्ट द्वितीय को हरा देगा। अंतिम चरण के रूप में जो देखा जाएगा कि जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय तीसरा चरण के लिए कन्नौज को खाली कराया था, वो भी बाद में वापस आ जाता है गोविंद तृतीय, फिर से कन्नौज खाली हो जाता है। तो एक शासक जो प्रतिहार वंश का राजा है मिहिर भोज, जिसकी उपाधि आदि वराह की है, एक बहुत बड़ी सेना तैयार करता है और
जो जो पाल वंश के शासक थे और जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उनको बुरी तरह से पराजित करता है और एक लंबे समय तक अस्थायी नियंत्रण स्थापित करता है कन्नौज पे। और इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय होता है प्रतिहार शासक मिहिर भोज का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष को समझा दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण को समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे आएंगे। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंशों को, क्योंकि यही राजवंश जो है ना वो उत्तर भारत से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं इस समय में हर्षवर्धन के बाद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रकूट वंश है उसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। तो इस दंती दुर्ग ने किसको हरा के इस वंश की स्थापना की थी? तो अभी के लिए याद रखिए, धीरे धीरे करके आप समझ जाएगा। पहले एक बार मैप को देख लीजिए। देखिए ये उस समय की दक्षिण भारत की स्थिति है। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले तो जो ये गुजरात वाला एरिया है वहां पे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। उसके नीचे चालुक्य है। चालुक्य 3 भाग में डिवाइड थे, कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक और वेंगी के चालुक। ये क्या थे, कैसे थे, इसको धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस याद रखिए कि गुर्जर प्रतिहार के नीचे कौन था? कल्याणी का चालुक्य। इसके नीचे चेर थे, चेर जिनकी राजधानी वंजी थी। और तमिलनाडु वाले एरिया में कौन थे? पांडे। उसके बाद इधर कौन थे? कांची के पल्लव। इसके ऊपर कौन था? वेंगी, यानी पूर्वी चालुक्य। पल्लव कहाँ थे? आंध्रा वाले एरिया में। और ये बंगाल वाले एरिया में पाल थे। और महाराष्ट्र वाले एरिया में राष्ट्रकूटों का शासन था। और राष्ट्रकूटों के नीचे चालुक्य थे जो कि वातापी के चालुक्य कहे जाते हैं। अभी बस आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, जैसे ही ये जितने शासक है, ये जितने साम्राज्य है वो खत्म होगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम राष्ट्रकूटों की बात करते हैं जो कि जिनका शासन जो है वो महाराष्ट्र के आसपास या महाराष्ट्र कर्नाटक वाले बेल्ट में था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। वो किनको पराजित करके आया है? वो किनको हरा के शासक बना है, अपने साम्राज्य की नींव रखा है? वो वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य का अंतिम राजा कृतिवर्मन को पराजित करके वो एक नए साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम है राष्ट्रकूट। और उसकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। उसकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेत, जो कि कर्नाटक है। ठीक है, मान्यखेत कहाँ पे? कर्नाटक है। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का शासन कहाँ पे? महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले बेल्ट में। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, अंतिम चालुक्य शासक कृतिवर्मन। और कौन से चालुक्य? वातापी के चालुक्य कृतिवर्मन को हरा के शासक बनता है। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग के बारे में आप एक बात और याद रख सकते हैं कि जब चालुक्यों पर, जो ये चालुक्य हैं उनमें अरबों का आक्रमण हुआ था, जब अरबों ने आक्रमण किया था चालुक्यों पर, तो इसी दंती दुर्ग ने उनकी सहायता की थी। और जब उन्होंने सहायता कर दी तो चालुक्य वंश के जो राजा थे उन्होंने पृथ्वी वल्लभ की उनको उपाधि दी थी। आप ये दंती दुर्ग के बारे में एक बात याद रख सकते हैं कि इनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था। किस पे? चालुक्यों पे। तो चालुक्यों को सहायता दी थी अरबों को भगाने में। इस वजह से चालुक्य शासकों ने दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासकों में जो जो महत्वपूर्ण शासक आए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने दिया था। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक जिसका नाम है ध्रुव, आपको पता है कि वो त्रिपक्षीय संघर्ष में था और दूसरे चरण में गया था पार्टिसिपेट करने। तो जब उसने गुर्जर प्रतिहार शासकों और पाल शासकों को पराजित कर दिया तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? धारावर्ष की उपाधि धारण की। और अपने राज्य चिन्ह पर, मैंने शायद सिक्के बोल दिया था, और उसने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना नदी का अंकन कराया। अपने जो राज्य चिन्ह था उस पे उसने गंगा और यमुना नदियों का अंकन करवाया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट वंश के शासकों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसको? कृष्ण प्रथम को। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है उसको किसने निर्माण करवाया? कृष्ण ने। और ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उसने धारावर्ष की उपाधि धारण की और अपने राजकीय चिन्ह पर गंगा और यमुना नदियों का चित्र बनाया। तो सबसे पहले राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोगों ने इतने चीजों को पढ़ा। अब और महत्वपूर्ण शासकों को देखते हैं राष्ट्रकूट के। ठीक है, ठीक है, मैंने गोविंद तृतीय के बारे में आपको बताया था कि गोविंद तृतीय तीसरे चरण में एंटर करेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में, तीसरे चरण में एंटर करेगा। वही गोविंद तृतीय है ये। तो इस गोविंद तृतीय के बारे में एक बात याद रखिएगा
कि गोविंद तृतीय ने श्रीलंका के शासक को पराजित किया और वहां से इष्ट देव की प्रतिमा को लेकर आया और अपने साम्राज्य में जो शिव मंदिर था उसके सामने विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। तो गोविंद तृतीय के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, वही गोविंद तृतीय जो चरण द्वितीय में तृतीय चरण के त्रिपक्षीय संघर्ष में ये गया था लड़ाई करने के लिए, और जो प्रतिहार शासक और पाल शासक है उनको ये पराजित किया था। ठीक है, ये वही गोविंद तृतीय है। तो ये जो गोविंद तृतीय है उसके बारे में दूसरा बात ये याद रखना है कि इसने श्रीलंका को जीता, वहां से इष्ट देव की मूर्ति लाया और अपने यहाँ के मान्य खेत का जो प्राचीन शिव मंदिर था वहां पे विजय स्तंभ के रूप में इष्ट देव की प्रतिमा को लगाया। ये गोविंद तृतीय है। ठीक है, तो अब आगे का शासक कौन है? तो आगे का शासक देखिएगा अमोध वर्ष। ये जो अमोघ वर्ष है ना वो शांति प्रिय शासक है, वो साहित्य लिखने वाला शासक है, उसका साहित्य और धर्म में अत्यधिक रुचि है अमोघ वर्ष के बारे में। तो यहाँ पे अमोघ वर्ष के बारे में याद रखना है कि शांति प्रिय शासक है। ठीक है, इसका धर्म में अत्यधिक रुचि है, साहित्य में अधिक रुचि है, और इसके ग्रंथ का नाम है, क्या ग्रंथ का नाम है? कवि राजमार्ग। इसके ग्रंथ का नाम है कवि राजमार्ग। और ये जनता के प्रति जो है अपनी वफादारी या जनता के प्रति बहुत ज्यादा सहिष्णु था, बहुत ज्यादा दयालुता दिखाता था। इसलिए उसने क्या किया कि जो एक बार महामारी फैला तो जो देवी स्थान था वहां पे इसने अपने बाएं हाथ की उंगली को काट दिया था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके बारे में अमोघ वर्ष के बारे में। उसके बाद एक और शासक है राष्ट्रकूट वंश का इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। याद रखिएगा कि जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग के समय में किस पे आक्रमण हुआ था? अरबों का चालुक्यों पे। उसकी सहायता किसने की थी? दंती दुर्ग ने। उसको उपाधि किसने दिया था? चालुक्यों ने। किसका दिया था? पृथ्वी वल्लभ का। ठीक है, तो सबसे पहला शासक हम लोगों ने देखा था कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद हम लोगों ने किसको देखा? कृष्ण प्रथम को। कृष्ण प्रथम एलोरा का पहला प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसी कृष्ण प्रथम ने। अब कृष्ण प्रथम के बाद हम लोगों ने देखा ध्रुव को। ध्रुव के बारे में त्रिपक्षीय संघर्ष में बहुत बुरी तरीके से प्रतिहारों और पालों को पराजित किया। इसके उपलक्ष्य में धारा वर्ष की उपाधि और अपने राजकीय चिन्ह पे गंगा यमुना का चित्र बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय एक बार फिर ध्रुव के बाद जाता है और फिर उन दोनों को पराजित करता है। ठीक है, तो वही गोविंद तृतीय जाएगा श्रीलंका, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध करने के बाद वहां के शासक को पराजित करेगा, इष्ट देव की प्रतिमा को ले आएगा और अपने मान्य खेत के जो शिव मंदिर है वहां पे विजय स्तंभ के रूप में लगाएगा। गोविंद तृतीय के बारे में ये याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अमोघ वर्ष, जो कि धार्मिक रूप से या फिर साहित्य में रुचि रखने वाला ये शासक है। ये कवि है, इसकी एक रचना है जिसका नाम है कवि राजमार्ग, और ये जनता के प्रति बहुत उदार था। जब महामारी फैला तो इसने अपना बाएं हाथ की उंगली देवी स्थान पे या देवी को, मतलब जो वहां पे देवी को समर्पित कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंद्र तृतीय को देखा अंतिम शासक के रूप में। मतलब इंद्र तृतीय के शासन में जो अल मसूदी है वो भारत में आया था, जो कि अरब यात्री था। अब हम आगे देखते हैं कि एक और शासक है कृष्ण तृतीय। एक और शासक है कृष्ण तृतीय। अब इस कृष्ण तृतीय के बारे में क्या याद रखना है? यानी इंद्र तृतीय के बाद अभी एक शासक है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने क्या किया कि चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया था। इसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था और इसने दो मंदिर का निर्माण करवाया है। एक कृष्णेश्वर मंदिर है और दूसरा गंड मार्तंडित्य मंदिर है। ठीक है, तो कृष्णेश्वर मंदिर और गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? वो कृष्ण तृतीय ने करवाया है। वो मंदिर कहाँ पे है? तो रामेश्वरम में है, जो कि तमिलनाडु के पास स्थित है। ठीक है, और इसी के दरबार में एक कन्नड़ कवि पौन निवास करते थे। पौन की रचना क्या है? शांति पुराण। शांति पुराण के रचनाकार कौन है? पौन। किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय के दरबार में। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस कृष्ण तृतीय के बाद क्या हुआ कि 974 से 75 ईस्वी में क्या हुआ कि एक चालुक्य, जो कि वातापी के चालुक्य था, उसका एक गुलाम बचा हुआ था, चालुक्य सामंत था, उसका नाम था तैलभ द्वितीय। इस तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर दिया, हार दिया, उसको मार दिया, और मारने के बाद कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की। अभी आपको थोड़ा सा ये जो टाइमलाइन है या फिर लिंकेज है वो समझने में कठिनाई हुआ होगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ रहे थे?
यहाँ पे हम लोग पढ़े थे राष्ट्रकूट को, ठीक है। लेकिन उससे पहले चालुक्य, तो चालुक्य को मार के आया राष्ट्रकूट, लेकिन इसी चालुक्य का एक अंतिम सामंत बचा हुआ था, एक गुलाम बचा हुआ था, जिसने क्या किया, इस राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक इस कर्क द्वितीय को पराजित किया और एक और वंश की स्थापना किया इससे हटके, जिसको हम वो क्या कहेंगे कि वो स्थापना किया कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किया, वो यहां से हटके यहाँ पे किया। उसका नाम क्या था, तैलव द्वितीय। फिर से समझिए, ये जो राष्ट्रकूट है उसकी स्थापना इनको मार के हुई थी। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये राष्ट्रकूट वंश चल रहा था, कर्क द्वितीय तक चला। कर्क द्वितीय के टाइम में इस वंश का एक गुलाम बचा हुआ था, जिसका नाम था, जो ये गुलाम है उसने कर्क द्वितीय को मारा, उस गुलाम का नाम तैलव द्वितीय है, और उसने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। तो अब हम देखेंगे चालुक्य वंश को, ठीक है। तो एक बार मैं टाइम लाइन आपको वो कर दूं, यहाँ पे देखिए, देखिए जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने दंती दुर्ग को देखा, किसमें, हम राष्ट्रकूट शासकों को देख रहे हैं, राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग के बाद मैंने बताया कृष्ण प्रथम को। ये जो कृष्ण प्रथम था, इसके बारे में मैंने बताया एलोरा, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था। उसके बाद ध्रुव के बारे में बताया मैंने आपको, ये जो ध्रुव था वो त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है, और इसने जो है वो धारा वर्ष की उपाधि ली है, धारा वर्ष, धारा वर्ष, और अपने जो राजकीय चिन्ह है वहां पे गंगा और यमुना नदियों का चित्र बनवाया है इसने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक शासक का नाम बताया गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, ठीक है। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के बारे में बताया कि तीसरे चरण के त्रिपक्षीय में ये पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ ही वो श्रीलंका के शासक, श्रीलंका को पराजित करता है, और वहां से क्या ले आता है, इष्ट देव भैरव, इष्ट देव की जो मूर्ति लेके आता है, और अपने मान क्षेत्र में जो प्राचीन शिव मंदिर था वहां पे स्थापित करवाता है, ठीक है, विजय स्तंभ के रूप में। तो यहाँ पे गोविंद तृतीय हो गया। अब गोविंद तृतीय के बाद हम लोगों ने देखा था इंद्र तृतीय को, इंद्र तृतीय, इसके टाइम में अल मसूदी आया था, अल मसूदी जो है वो भारत में आया था। उसके बाद कृष्ण तृतीय को हमने देखा, और कृष्ण तृतीय के बाद अंतिम शासक जो था वो कर्क द्वितीय था, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो अंतिम शासक था वो कर्क द्वितीय था, और कर्क द्वितीय को किसने पराजित किया था, जो बचा हुआ चालुक्य था, जो वातापी का चालुक्य बचा हुआ गुलाम था तैलव द्वितीय, उसने कर्क द्वितीय को मारा और एक नए वंश कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। अब हम देखेंगे चालुक्य वंश को, चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो देखिए ये जो चालुक्य वंश है वो तीन भाग में बटा हुआ था, एक वातापी या बदामी का चालुक्य, दूसरा वेंगी का चालुक्य, और तीसरा कल्याणी का चालुक्य। लेकिन जो मुख्य रूप से ये जो मूल स्थान है इनका, वो वातापी या बदामी ही इनकी मूल शाखा है। कौन सी, वातापी या बदामी, यानी कौन सा वाला, ये इनकी मूल शाखा है। देखिए ये जो है इनकी मूल शाखा है, वातापी वाला। तो वातापी को मारेगा कौन, दंती दुर्ग, वातापी के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारेगा दंती दुर्ग, और यहीं पे एक राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करेगा। राष्ट्रकूट वंश जो है वो फलेगा फूलेगा, बहुत आगे जाएगा, अंत में इसी का एक गुलाम बचा होगा, इसी वंश का एक गुलाम बचा होगा वातापी वंश का, जिसका नाम तैलव द्वितीय है, और वो मारेगा किसको, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को मारेगा, और मारने के बाद कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी चर्चा को कर रहे थे चालुक्य वंश के लिए। तो देखिए चालुक्य मैंने बताया कि तीन भाग में बटे हुए थे, वातापी या बदामी जो कि मूल शाखा थी, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, कल्याणी के चालुक्यों का, और उसके बाद एक और शाखा थी वेंगी की। तो कौन कहाँ थी, इसको एक बार लोकेशन देख लीजिए। तो जो वातापी या बदामी जो था वो कर्नाटक के आसपास वाले एरिया में था, जो कि इनकी मूल शाखा थी। उसके बाद इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं वातापी या बदामी के चालुक्यों की, तो पुलकेशिन प्रथम माने जाते हैं। जो वेंगी का चालुक्य है वो जो है वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में स्थापित हुए, और उसके संस्थापक विष्णुवर्धन माने जाते हैं। जो कल्याणी के चालुक्य है वो गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में जो है वो माने जाते हैं, और उसके संस्थापक तैलव द्वितीय है। इसी तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक ध्रुव सॉरी कर्क द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए
बतापी बदामी के चालुक्यों को देखते हैं। बारी बारी से देखेंगे, बतापी बदामी के चालुक्यों को देखेंगे, वेंगी को देखेंगे और कल्याणी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बतापी बदामी के चालुक्यों को देखते हैं। तो इसके संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। बतापी बदामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। अब इस पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र होंगे, एक कृतिवर्मन प्रथम और एक मंगलेश। कृतिवर्मन प्रथम और मंगलेश। कृतिवर्मन के बाद इनके दो लड़के होंगे, पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन। तो इसी विष्णुवर्धन ने अपने इस बतापी से हटके आंध्रा में जाके एक नए वंश की स्थापना करेगा और वेंगी का चालुक्य कहलाएगा। यही विष्णुवर्धन है जो वेंगी के चालुक्य का संस्थापक है। ठीक है, ये मतलब जैसे होता नहीं कि घर का आदमी है वहां जाके घर बना लिया, तो वो साम्राज्य तो उन्हीं का हुआ ना, उन्हीं के वंश का हुआ, तो वो वेंगी में जाके बसा, इसलिए उसने वेंगी के चालुक्यों की स्थापना की। तो आप एक बार टाइमलाइन समझिए कि संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम है, उसके दो लड़के कृतिवर्मन और मंगलेश। अब कृतिवर्मन का दो लड़का पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय है वो क्या करेगा, इस मंगलेश अपने चाचा को मार के जो है वो चाचा का हत्या करके वो साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित करेगा, ये पुलकेशिन द्वितीय। तो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से हमारी जो चर्चा रहेगी इसी पुलकेशिन द्वितीय के पे रहेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चाचा मंगलेश की हत्या करके ये जो है वो शासक बन जाते हैं। शासक बनने के बाद जो है अपना जो साम्राज्य है वो बहुत सबसे प्रतापी सबसे महान शासक कहे जाएंगे ये चालुक्य वंश में। ठीक है, बतापी के चालुक्यों के सबसे जो है वो महत्वपूर्ण या महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय है। ये अपने युद्ध और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बार हर्ष वर्धन को, जो कि आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसको नर्मदा नदी के तट पे बुरी तरीके से पराजित किया और उनके विजय रथ को वहीं पे रोक दिया नर्मदा नदी पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि नर्मदा तट पे हर्ष को पराजित किया और हर्ष को पराजित करने के बाद इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, अब इनके बारे में इन्हीं के समय में क्या हुआ कि चालुक्यों का पल्लवों के साथ संघर्ष है वो जारी होता है, यानी चालुक्य वर्सेस पल्लव वो चलेगा। अब यहाँ से लड़ाई जो होगा वो खानदानी हो जाएगा। किसके टाइम से? पुलकेशिन द्वितीय के टाइम से। किनके किनके बीच? चालुक्यों और पल्लवों के बीच। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कहानी बताएंगे, कहानी के बाद वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसकी लड़ाई होगी पल्लव में एक शासक महेंद्र वर्मन से। महेंद्र वर्मन जो होगा वो वृद्ध किस्म का व्यक्ति होगा, तो उस वृद्ध किस्म के व्यक्ति को ये जो है वो पराजित कर देता है। किसको? महेंद्र वर्मन को। फिर से कहानी देखिए, ये जो शासक है इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि काफी बूढ़े थे, उनको पराजित कर देता है। ये कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और पराजित करने के बाद पल्लव की राजधानी कांची में उनको नंगा कर देता है और नंगा करने के बाद उनके शरीर को धड़ से अलग कर देता है। ठीक है, तो उनका जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है किसका? ये जो महेंद्र वर्मन है उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन जो है ना वो अपने पिता के जो मृत्यु का बदला लेने के लिए वो किसके विरुद्ध? पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध वो एक दृढ़ संकल्प लेता है कि हम जो है अपने पिता के हत्यारों को कभी नहीं छोड़ेंगे, उसकी हम हत्या करके रहेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसने कांची के पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसने कांची के एक भाग पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, इसने किसको हराया था? कांची के पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया था और महेंद्र वर्मन को हराने के बाद इसने कांची के एक भाग पर अधिकार कर लिया था और अपने भाई को ये सौंप दिया। किसको? विष्णुवर्धन को। यही जो है आगे चल के वेंगी के चालुक्य बन जाएंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा कि महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद कौन इसका शासक बनेगा? नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन जो है वो महेंद्र वर्मन का पुत्र होता है जो कि पल्लव शासक है, याद रखिएगा। तो इसने क्या किया? इसने दृढ़ संकल्प लिया कि हम जो है किसकी? अपने बाप की हत्या का बदला लेंगे। इससे? इस पुलकेशिन द्वितीय से। तो जब इसके पिता को इसने मारा था राजधानी कांची में, जब इसको निवस्त्र मारा था तो इसने अपने पिता के अस्थि पे विजित लिख दिया था, क्योंकि हम जो है वो विजित है, वो हार के गया है पुलकेशिन द्वितीय।
तो इसने भी अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया। अपने शासन व्यवस्था में जो सैनिक है उनको बहुत ज्यादा इसने ताकतवर बनाया। और जब युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से, तो पुलकेशिन द्वितीय के सैनिकों को घेर घेर के मारा और उसकी राजधानी वातापी को आग के हवाले कर दिया। अब आग के हवाले जब कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये भी शर्मसार हो गया। एक छोटा सा बालक हमारे इतने बड़े साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, तो इसने भी जाके आत्महत्या कर ली। तो आपको याद रखना है कि महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद जो नरसिंह वर्मन है वो शासक बनता है और उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पराजित होने के पश्चात राजधानी में आग लगा दिया। तो आग लगाने का खबर सुन के क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। और उसके बाद ये नरसिंह वर्मन ने वातापी पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद अपने सामंतों के हवाले छोड़ के चला गया। ये वातापी को लो तुम लोग यहाँ पे शासन करो। बहुत समय तक सामंत जो है वो यहाँ पे शासन करते रहे। बाद में जो पुलकेशिन द्वितीय के वंशज थे, जिसमें एक का नाम आता है विक्रमादित्य, उसने अपने नाना दुर्राविनीत के साथ, जो कि गंग वंश का शासक है दुर्राविनीत, उसके साथ मिलके ये जो यहाँ पे सामंत छोड़ के गया था नरसिंह वर्मन, उनको पराजित किया और फिर से वातापी पे अपना अधिकार किया। तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद की स्टोरी का आप समझ गए होंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव के साथ संघर्ष होता है, जिसमें पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पहले पराजित करेगा पुलकेशिन द्वितीय, और पराजित करने के साथ ही उसका अपमान करेगा। इस अपमान का बदला महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन लेगा पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय के वातापी पे अधिकार कर लेगा ये नरसिंह वर्मन। बाद में पुलकेशिन द्वितीय के वंशज में एक आएगा जिसका नाम है विक्रमादित्य। वो अपने नाना के सहायता से इन सामंतों को भगाएगा और फिर से वातापी पे अधिकार करेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन को मार डाला था। जो मतलब जो ये था वो अपने नाना के सहायता से ये जो विक्रमादित्य था उसने नाना के सहायता से क्या किया कि नरसिंह वर्मन का यहाँ पे पुत्र था महेंद्र वर्मन द्वितीय, उसको मार दिया। ठीक है। तो इस प्रकार जो वो युद्ध का शुरुआत किया तो वो तो किया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने, लेकिन मारे गए क्रॉस में बहुत 2-3 लोग मारे गए। ठीक है। ऐसा याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो सड़क्कल का शिव मंदिर है वो विजयादित्य ने बनाया था, जो कि चालुक्य वातापी के चालुक्य के मतलब वातापी के चालुक्य राजा था विजयादित्य। उसने किस मंदिर का निर्माण करवाया, सड़क्कल का शिव मंदिर। देखिए हमको जो है ना वो एक वीडियो पे बहुत कुछ देना होता है और हमको एक रिदम मिला के चलना होता है। तो हम सोचते हैं कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और ज्यादा वीडियो मतलब जो लेंथी ना हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। तो हमको आप मेरा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हमको कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस को खत्म करना है। ये जो वीडियो है ये कम से कम 3-4 लेक्चर में बनता, लेकिन हमको एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर करना है और बिना रुके करना है। इस वजह से थोड़ा बहुत समझाने में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर भी हम अपने माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझा लेते हैं। ठीक है। तो इसी में एक और शासक मिलेगा वातापी में, जिसका नाम है विक्रमादित्य सेकंड। अब विक्रमादित्य सेकंड की 2 महारानियां होती है। एक का नाम होता है लोक महादेवी और एक का नाम होता है तरलोक महादेवी। क्या नाम होता है, लोक महादेवी और तरलोक महादेवी। तो ये जो लोक महादेवी है उसके नाम पे ये विक्रमादित्य मंदिर का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है लोकेश्वर शिव मंदिर। इसी लोकेश्वर शिव मंदिर को हम लोग विरूपाक्ष मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विक्रमादित्य ने। अपने किस महारानी के नाम पे, तो लोक महादेवी के नाम पे। ठीक है। इसका अन्य नाम है लोकेश्वर शिव मंदिर। ठीक है। और एक और महारानी थी, ये कहाँ पे, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक के हम्पी में है। उसके बाद एक और महारानी थी जिनका नाम था त्रिलोक महादेवी। तो इनके नाम पे भी एक त्रिलोकेश्वर शिव मंदिर, जिसको मल्लिकार्जुन मंदिर कहते हैं, उनका भी निर्माण करवाया था किसने, विक्रमादित्य सेकंड ने, जो कि कौन वंश का राजा है, वातापी वंश का राजा है। ठीक है। वातापी के चालुक्यों का वो राजा है। आगे चलते हैं। और वातापी के बाद हम कल्याणी को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी वातापी, जो वातापी चल रहा था, जिसके अभी हम एक शासक को देखे जिसका नाम विक्रमादित्य सेकंड था, उसके बाद कृतिवर्मन सेकंड अंतिम शासक होगा वातापी के चालुक्यों को, जिसको मार के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करेगा धनकीदुर्ग। ठीक है। और बाद में राष्ट्रकूट वंश चलता रहेगा और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक जो है कर्क द्वितीय को पराजित करेगा तैलभ द्वितीय, और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना करेगा। इसी कल्याणी के चालुक्यों को हम देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल्याणी के चालुक्य जो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद है वो सत्ता में आए। ठीक है।
ये वातापी या बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। इसके संस्थापक कौन है? तैलपदीतीय। ठीक है ना, ये बात इस लाइन का मतलब समझ गए। ये जो थे ना कल्याणी के चालुक्य जो थे, जिन्होंने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की, मुख्य रूप से तैलपदीतीय ने, वो पहले वातापी के सामंत रह चुके थे और राष्ट्रकूटों के अधीन भी काम करते थे। परंतु जब राष्ट्रकूट कमजोर हुए तो इन्होंने मारा किसको? राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्कवृत्तियों को मारा और कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। इस प्रकार हमने वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य को देख लिया। वातापी मूल शाखा थी, ठीक है। उसमें जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने जब पल्लव की कांची में जाके यानी आंध्रा में जाके जब महेंद्र वर्मन को पराजित किया तो कांची पर अधिकार कर लिया और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का एरिया दे दिया था। इस प्रकार वेंगी के चालुक्य की स्थापना यानी पूर्वी चालुक्य की स्थापना हुई थी उसके टाइम, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने एक और बना दिया था वेंगी के चालुक्य, और उसके बाद ये चल रहा था वातापी का चालुक्य। वातापी के चालुक्य जैसे खत्म होते हैं तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कल्याणी के चालुक्यों में एक प्रमुख शासक जिसका नाम है विक्रमादित्य सिक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ना होता है। तो इसने क्या किया कि शासक बनते ही चालुक्य विक्रम संवत चलाया। इसने शासक बनते ही क्या चलाया? एक विक्रम संवत चलाया, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखिए, इसी के दरबार में दो कवि रहते थे, एक का नाम बिल्हन है और दूसरा का नाम विज्ञानेश्वर है। बिल्हन की रचना क्या है? विक्रमांक देव चरित्र, और विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा, ठीक है। और इसने नर्मदा नदी पर पुरुष तुलादान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पुरुष को जो है वो तोल दिया जाता था सोना से, ठीक है। तो पुरुष तुलादान यज्ञ का आयोजन किया किसने? विक्रमांक देव सिक्स ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य को, ठीक है। तो ये जो टाइम लाइन है वो हर्षवर्धन के बाद यानी 600 के बाद जो 700 सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसको? राष्ट्रकूटों को पढ़ा। तो 700 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट थे और चालुक्य थे, ठीक है। तभी तो चालुक्यों के समय में आक्रमण हुआ था किसका? अरबों का। 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ है। तो 700 ईस्वी का टाइमलाइन किसका हो गया? वो हो गया चालुक्य और राष्ट्रकूटों का। 700 से 900 के बीच चालुक्य और राष्ट्रकूट का आपका संघर्ष, आपसी संघर्ष और पल्लवों का देखने को मिलेगा। 9वीं शताब्दी में यानी 800 के आसपास एक साम्राज्य का उदय होगा, जो कि पहले ही से एक साम्राज्य था जिसका उदय 9वीं शताब्दी में फिर हुआ है। वो दूसरी तीसरी शताब्दी में इन क्षेत्रों पे शासन कर चुकी है, परंतु उसके जो राजा हैं उनके वंश जो है वो उतने प्रतापी नहीं हुए कि वो अपना शासन को बचा सके। लेकिन फिर 9वीं शताब्दी में उन्हीं वंश का एक राजा विज्ञान उभर के आएगा और एक नवीन साम्राज्य चोल साम्राज्य की स्थापना करेगा। अब चोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको देखिए। तो चोल का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना। क्या होता है चोल का शाब्दिक अर्थ? घूमना, ठीक है। अब यहां से देखिए कि इसका जो क्षेत्र कौन था। तो देखिए, पहले चोल साम्राज्य को जानने से समझिए कि जो कृष्णा नदी के लेके दक्षिण वाला जो कन्याकुमारी तक था ना, वहां पे मुख्य रूप से 3 साम्राज्य थे, चोर, चेल और पांड्य। चोर, चेर और पांड्य। देखिए यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी के दक्षिण में चोर, चेर और पांड्य थे। चोल, चेर और पांड्य। तो हम अभी जो है 9वीं शताब्दी वाले चोल को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो प्राचीन भारत में चोल थे उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण वाला एरिया था कन्याकुमारी तक, उसमें मुख्य रूप से चेर, चोल और पांड्य का जो है वो शासन हुआ करता था, ठीक है। और दक्षिण भारतीय राजवंशों में ये तीनों राजवंश प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन चोलों का उदय जो हुआ था वो संगम काल यानी 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच हुआ था। परंतु 9वीं शताब्दी में राजनीतिक उत्थान कब हुआ इनका? 9वीं शताब्दी में। और उस समय संस्थापक कौन होगा? विजयालय, ठीक है। जब लेक्चर खत्म होगा तो आप सब सारी चीजों को समझ जाइएगा, ठीक है। अभी चलने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजयालय था उसके बारे में याद रखिएगा, ये पल्लवों का सामंत था। वही पल्लव जिसके शासक रह चुके हैं कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। वो प्रतापी शासक, उसी के ये सामंत थे विजयालय। उन्हीं के अस्थियों पे या उन्हीं के टुकड़ों पे किसका निर्माण हुआ? चोल साम्राज्य का 9वीं शताब्दी में विजयालय ने किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो विजयालय के बारे में पहला पॉइंट याद रखना है, ये प्रथम चोल शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। सॉरी, विजयालय के बारे में नहीं याद रखना है कि उत्तम चोल जो था ना, वो पहला चोल शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए हैं, ठीक है। उसके बाद चोल शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। इसी राजेंद्र प्रथम के बारे में वो है गंगईकोंड चोल परंपरा।
कि गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी और एक नगर बताया था, क्योंकि इसने पाल वंश के शासक को पराजित किया था और वहां से गंगा नदी का पानी ले जाके एक नवीन नगर की स्थापना किया था दक्षिण में, जिसको गंगईकोंड चोलपुरम कहते हैं, कि वही राजेंद्र प्रथम है। तो इसके काल को चोलों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इसने ना सबसे पहले गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था और भगवान शिव की विश्व प्रसिद्ध जो नटराज की प्रतिमा है वह स्थापित करवाई थी। ठीक है, तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसी राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या किया कि पाल राजा महिपाल को युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद प्रतीक के रूप में कि मैंने पराजित किया है, ये देखो गंगा नदी का पवित्र पानी मैं लेकर आया हूं अपने साम्राज्य में, और उसी पवित्र पानी से एक नगर की स्थापना करेगा जिसको गंगईकोंड चोलपुरम कहेंगे और एक मंदिर भी बनाएगा इसी नाम से। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम, और अपनी राजधानी है वो जो है उसको भी गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलिए, जो है इसके समय में राजेंद्र प्रथम के समय में क्या हुआ, जो साम्राज्य है वो बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया और इसके समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। ठीक है, और आगे देखिएगा तो इस वंश का अंतिम शासक जो है वह राजेंद्र तृतीय है। कौन है? राजेंद्र तृतीय। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसको देखा? विद्यालय को। विद्यालय के बाद किसने देखा? किसको देखा? उत्तम चोल को। वही उत्तम चोल है जिसने सर्वप्रथम इस काल में सोने के सिक्के जारी किया था, उत्तम चोल को देखा। अब उत्तम चोल के बाद हमने किसने देखा? राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम के बाद हम किसको देख रहे हैं? राजेंद्र तृतीय को। ठीक है, अब ये जो राजेंद्र तृतीय है इसके बीच में एक राज प्रथम शासक है, उसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि उसने ना जो है राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बस उतना ही याद रखना है राज प्रथम के बारे में। यहाँ पे राजेंद्र तृतीय है, इसके बारे में क्या याद रखना है? ये अंतिम शासक है। इसके बाद क्या होगा कि जो चोल है वो पांड्यों के अधीन हो जाएंगे और चोल साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा होयसल और पांड्य में। ठीक है, इनका उदय हुआ था पल्लवों के टुकड़ों पे, परंतु ये बाद में जाके पांड्यों के अधीन दब जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार 9वीं शताब्दी में जो उदित चोल साम्राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चोल कालीन मंदिर को देखिए, जो चोलेश्वर मंदिर है उसकी स्थापना किसने की? यह है चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर की स्थापना किसने किया? विद्यालय ने। ठीक है, और ये कहाँ पे है? नरम तलय में है। कोरंगनाथ मंदिर का स्थापना किसने किया? परांतक प्रथम ने, और ये त्रिचनापल्ली में है। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है? राज प्रथम ने, और ये तंजौर में है। और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। और ये द्रविड़ शैली का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नमूना हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पल्लव वंश को देखते हैं। ठीक है, तो पल्लव वंश का एक बार लोकेशन देखिए। देखिए पल्लव कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाला एरिया में। इसको कहा जाता है, इनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो इसको कहा जाता है कांची के पल्लव, और यही के वो राजा थे महेंद्र वर्मन। इसी महेंद्र वर्मन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय, और कांची के कुछ भाग पर अधिकार करके अपने छोटे भाई को दे दिया था, और उस छोटे भाई ने वेंगी के चालुक्यों की स्थापना की थी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। और बाद में महेंद्र वर्मन का बेटा जो है वो उदित होता है और अपने पिता का हत्या का बदला लेता है। ठीक है, तो यहीं पे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पल्लव शासन कर रहे थे। तो हम पल्लवों को देखते हैं। पल्लव में किन किन शासकों को देखेंगे, इसको देखिए पल्लव जो है ना उनको संगम साहित्य में क्या कहा गया है? टोडियार कहा गया। इसका संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। इनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ठीक है, इसके हम लोग पहले शासक को देख चुके हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को, कि महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध होगा जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत जाएगा। तो इसी महेंद्र वर्मन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो क्रम था ये श्री विष्णु का पुत्र था। इसका संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। लेकिन इनका पुत्र है महेंद्र वर्मन श्री विष्णु का। इसकी उपाधि कौन सी है? मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरण की। ठीक है, ये बहुत अच्छा गाता था, अच्छा ये कविता लिखता था, तो इसका नाम क्या है? मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भरण की इसकी उपाधि थी। इसकी रचना है मत विलास प्रहसन। ठीक है, तो इसकी रचना कौन है? मत विलास प्रहसन। तो मत विलास प्रहसन में इसने किसका मतलब इसने मजाक उड़ाया है? तो शैव और बौद्ध भिक्षुओं पे इसने व्यंग कसा है। इसने महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन में शैव और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग कसा है।
तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में याद रखना है कि ये सिंह विष्णु का पुत्र था। इसकी उपाधियों को याद रखना है। मत विलास की इसकी उपाधि थी, विचित्र चित्त की उपाधि थी और गुण भरणी की उपाधि थी। ये एक बहुत बड़ा कवि था जिसने मत विलास परसन नामक एक काव्य लिखा है, जिसमें इसने शैव और बौद्ध भिक्षुओं पे उनका मजाक उड़ाया, उनके व्यंग कसा है। ठीक है। और पल्लव वंश की जानकारी सबसे पहले किसने दी? ह्वेन-सांग ने इस वंश की जानकारी अपनी पुस्तक सी यूकी में दी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा तो आपको मिलेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के शासक हैं, जो कि इनके पुत्र होंगे और यही जाके बता लेंगे पुलकेशिन द्वितीय से। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में याद रखना है कि इसने महाबलीपुरम में जो एकात्मक रथ मंदिर है, ये पॉइंट काफी हिट है। आपका एग्जाम जो है ना वो आर्किटेक्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। वंशावली से कम पूछता है। तो कहीं भी आर्किटेक्चर आए उसको एकदम रट जाइएगा। जैसे वो चोलकालीन मंदिर था उसको भी रट जाइएगा। तो जो एकात्मक रथ मंदिर है महाबलीपुरम में, उसका निर्माण करवाया है नरसिंह वर्मन ने। और इसकी उपाधि क्या थी? महामल्ल की। और इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय को इसने बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय को देखते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है उसने महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण कराया। इसने महाबलीपुरम में एकात्मक रथ मंदिर, सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण करवाया है। और इसने क्या किया है कि महाबलीपुरम में जो सौर मंदिर है उसका निर्माण करवाया है। और इसी के दरबार में दंडी रहते थे, दंडी, जिनकी रचना क्या है? 10 कुमार चरितम। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चोल साम्राज्य है वो पहले भी रह चुका है, यानी दक्षिण भारत में। ये तो टाइमलाइन हुआ हर्षवर्धन के बाद, 700, 800, 900 ऐसे चला। यानी हम लोग 700 के बाद वाला देख लिए। अब एक बार हम पहले वाला देख लेते हैं जो 100 से लेकर 300 तक चला था दक्षिण भारत पे राजवंश। जब 300 के आसपास जब उत्तर भारत पे मौर्य का राजन शासन था, उस समय दक्षिण भारत में यही तीन जो राज्य थे, 100 से 300 या 400 के मध्य, चेर, चोल और पांड्य, तो उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात, इस ये जो 100 से 300 वाला पीरियड है वो दक्षिण भारत में इस पीरियड को संगम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो है वो तमिल शास्त्रों की, धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई और इसके लिए सभा आयोजन किया गया। प्रत्येक 100 वर्ष पे सभा का आयोजन किया गया। इस प्रकार 3 सभाओं का आयोजन किया गया। तो इसी सभा को जो है वो संगम कहा जाता था और इस युग को संगम युग कहा जाता है। ठीक है। 100 से 300 ईस्वी के मध्य तमिल कवियों की सभा हुआ। ठीक है। जिसको संगम कहा जाता है और इस युग को संगम युग कहा जाता है। और इस दौरान जो रचित साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। और ये जो सभाएं हुई वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई। तो कुल 3 सभाएं हमको देखने को मिलती है। जो प्रथम सभा था वो मदुरई में हुआ था। उसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। इन्हीं अगस्त ऋषि को कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इन्होंने आर्यीकरण किया, दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता को पहुंचाया। यानी दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। ठीक है। तो ये जो मदुरई है वो अभी का मदुरई नहीं, इसको माना जाता है कि ये समुद्र में डूब चुका है। ठीक है। तो इस दौरान जो ग्रंथ रचना हुई, वैसे जेनविन देखिएगा तो इस दौरान कोई भी ग्रंथ रचित नहीं हुई, क्योंकि अधिकांश जो इस समय के ग्रंथ थे या जो रचना हुए थे वो पानी में डूब गए। परंतु एक ग्रंथ है तुलक्कपियम, उसको जोड़ा जाता है कि ये पहले संगम जो है वो पहला जो सभा हुआ था उसमें इसकी रचना हुई थी तुलक्कपियम की। ये जो तुलक्कपियम ये है क्या? ये तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये क्या है? तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद हम देखते हैं जो द्वितीय सभा हुआ वो कपाटपुरम में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और इसके भी जो अधिकांश वो है, अधिकांश कृति है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये भी जो है वो माना जाता है कि ये भी जो है वो डूब गया या इसकी जो स्थिति है वो हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब तीसरा देखते हैं। जो तीसरा है उसका स्थान माना जाता है उत्तरी मदुरई में। ठीक है। और इसके अगस्त जो इसके अध्यक्ष थे वो नकीर थे। और इस दौरान ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई जिसमें तिरुक्कुल और शिल्पादिकारम को देखने को मिलता है। शिल्पादिकारम जो है वो एक प्रकार का लव स्टोरी वाला बुक है। ठीक है। तो तिरुक्कुल और शिल्पादिकारम की रचना किस संगीति में या किस संगम में हुई? तो तीसरे वाले में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नकरीर थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इस दौरान भी मैंने आपको बताया कि 3 वंश थे, 100 से 300 वंश, 300 ईस्वी के बीच 3 शासक यानी 3 साम्राज्य थे, चेर,
चोल और पांड्य। हम बारी बारी से चेर, चोल और पांड्य को देखते हैं कि इस समय इनकी स्थिति कैसे थी। तो देखिए जो चेर थे ना वो कहाँ थे, पांड्यों के उत्तर में थे। पांड्य कहाँ है, तमिलनाडु वाले एरिया में। चेर कहाँ है, केरल वाले एरिया में है, ठीक है। और जो चोल है वो आंध्रा और तमिलनाडु वाले एरिया के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ तो चेर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए जो चेर वंश था वो पांड्यों के उत्तर पश्चिम में था, यानी दक्षिणी मालाबार में ये फैला हुआ था। कौन, चेर। इस क्षेत्र को मालाबार कहते हैं ना, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट में दो भाग पड़ता है, उत्तरी मालाबार, दक्षिणी मालाबार। तो ये जो चेर थे वो किस क्षेत्र में थे, दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, वंजी या करूर इनकी राजधानी मानी जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह धनुष को माना जाता है। सब तीनों वंश के जो प्रतीक चिन्ह है उसको बहुत अच्छे से रखिएगा। सबसे पहले चेर का लोकेशन कहाँ है, पांड्य के उत्तर में। ऐसे तो पांड्य के उत्तर में, लेकिन अभी के हिसाब से जो दक्षिणी मालाबार का एरिया है, जो केरल का एरिया है, वो चेर वाला एरिया था, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, वंजी या करूर इनकी राजधानी थी। इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो सेन गुट्टवन को माना जाता है, जिसको लाल चेर भी कहा जाता है। इसी सेन गुट्टवन ने पत्नी पूजा या कणगी पूजा की शुरुआत की थी। कणगी का अर्थ होता है पत्नी, यानी कणगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी, सेन गुट्टवन ने की थी, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एक और शासक था जिसका नाम है आदि गोमान। इस आदि गोमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो आदि गोमान ने की थी, जो कि चेर वंश का शासक था। उसके बाद हम आगे देखते हैं चोल को। तो देखिए जो चोल साम्राज्य का दूसरी और तीसरी शताब्दी में जो राजधानी था ना वो मंतूर या उरयूर था। चोल साम्राज्य का दो बार हमको अध्ययन करना है, एक दूसरी से लेकर तीसरी शताब्दी में और एक 9वीं शताब्दी में। तो जो दूसरी से लेकर तीसरी शताब्दी में जो चोलों की राजधानी थी वो मंतूर या उरयूर थी, और 9वीं शताब्दी में इनकी राजधानी तंजाउर या तंजौर थी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। और इनका जो प्रमुख राजा है, प्रतापी राजा है, वो करिकाल है। करिकाल के बारे में याद रखना है कि इसने पुहार बंदरगाह का निर्माण किया था, जिसको अभी कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं। तो उसी पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने किया था, करिकाल ने। और ये चोलों का पहला महानतम शासक था जिसने श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बना के लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर के बांध का निर्माण करवाया था इसी करिकाल ने। याद रखना है करिकाल के बारे में कि इसने श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को बंदी बना के लाया था और एक बांध का निर्माण करवाया था किस नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। कितना किलोमीटर, 160 किलोमीटर, ठीक है। अब एक और शासक है इसी वंश का जिसका नाम है एलारा। एलारा के बारे में यही याद रखना है कि इसने श्रीलंका को जीतकर लगभग 50 वर्षों तक वहां पे शासन किया था, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पांड्य को। तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, मेगास्थनीज ने किया अपने ग्रंथ में इंडिका में। इनकी राजधानी कहाँ थी, मदुरई। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली। ये जो है पांड्य राज वो मोती हेतु प्रसिद्ध था। और इसका एक प्रमुख राजा नेडियोन है जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। सेन गुट्टवन ने कणगी पूजा की शुरुआत की थी, यानी पत्नी पूजा की। और इसने किसकी शुरुआत की थी, समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। इस प्रकार मैंने दक्षिण भारत के राजवंशों को बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। इतने ज्यादा शासक थे कि कहीं कहीं पे मेरा जो रिदम है वो टूटा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी रिदम को जोड़ के आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करने का मैंने प्रयास किया। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। परंतु जहां से पुलकेशिन द्वितीय का बात आया था वहां पे आप एक बार रुक के अच्छे से बोर्ड नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को समेटता हूँ, मिलते हैं कल, धन्यवाद।